Hello everyone, welcome you again in this video. This is our third part of the our chapter United Nation and its organization. In this video, we are going to discuss about subunits or you can say the topics that have added by CBSE. जो टॉपिक CBSE ने ऐड किए हैं सब यूनिट्स उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद यूनेस्को. यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है जो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है और एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है. विशेषीकृत एक संस्था है जो ये देखता है कि जो भी यूनेस्को से संबंधित या फिर आप कहें एजुकेशन हो, साइंटिफिक, कल्चरल जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे संबंधित कोई भी काम होता है, उनसे संबंधित कोई रिसर्च है, कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी है या फिर आप कहें उनसे संबंधित कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करने हैं तो यूनेस्को उस चीज़ को रन करता है. यूनेस्को का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इनका हेडक्वार्टर उस टाइम पे रहा है पेरिस जो फ्रांस के अंदर है. और फ्रांस के अंदर पेरिस अगर आप देखेंगे तो पेरिस के अंदर जो इनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर एक आईफिल टावर भी है जो कहीं ना कहीं यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. यूनेस्को का एक स्पेशल चीज़ ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक लिस्ट निकालता है यूनेस्को जिसके अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर आप कहें जो स्मारक है वो स्मारक किस हिसाब से एक मानव के लिए इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, एक लेगेसी है या फिर आप कहें उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को एक लिस्ट बनाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जिसमें वो अपने ऐसे मॉन्यूमेंट्स को रख के अपने फ़ायदे के लिए या फिर आप कहें ऐसे मॉन्यूमेंट्स के कंजर्वेशन के लिए फंडिंग करता है. यूनेस्को ये चीज़ देखता है कि जो भी हमारी सिचुएशन है या फिर हमारी सोसाइटी में एजुकेशन की या फिर आप कहें नेचुरल साइंस है, सोसाइटी है, एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चर है, कम्युनिकेशन है, इनसे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं या फिर आप कहें इनका डेवलपमेंट करने के लिए यूनेस्को काम करता है, इनको प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड. जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच में ये कोऑपरेशन करता है इन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में. नेक्स्ट जो अभी फ़िलहाल यूनेस्को इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग्स देने लगा है. इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनके लिए भी ये सपोर्ट करता है. जितने भी वर्ल्ड में जितने नेशन मेंबर्स हैं उन सभी के लिए हेल्प करने के लिए ये काम करता है. फर्स्ट थिंग. इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सब यूनिट है या फिर उपविषय जो CBSE ने इसमें लॉन्च किया है वो है आपका यूनिसेफ, जिसको हम लोग कह सकते हैं UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस है और ICEF का मतलब है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ऐसा संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कोष या फिर आपका ऐसा फंड है जो बच्चों के राहत के लिए, आपातकाल राहत के लिए काम करता है. अब इसका आप इसके वर्ड से या फिर आप समझ सकते हैं यूनिसेफ का मतलब है कि जो यूनिसेफ चिल्ड्रंस की इमरजेंसी, उनकी प्रोटेक्शन से संबंधित काम करे उसके लिए आप यूनिसेफ को मान सकते हैं. 1946 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को पास करने के बाद में 1946 में यूनिसेफ की स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होता है 1946 में, जिसका मेन जो काम होता है ये फंड्स कलेक्ट करता है. अलग अलग कंट्रीज से, इंडिविजुअल से ये फंड्स कलेक्ट करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि जो बच्चों की या फिर आप कहें जो उनका डेवलपमेंटल जो अक्रॉस पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन में आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम कर सके, उनका डेवलपमेंट वर्क्स कर सके, उनके लिए विकास संबंधी काम कर सके. इसके लिए यूनिसेफ क्या करता है, फंडिंग कलेक्ट करता है. इसके अलावा ये फंडिंग प्रोवाइड भी करता है. किसी जो देश होते हैं उन देशों को फंडिंग इसलिए भी प्रोवाइड करता है किसी भी तरह से अगर किसी कंट्री को बच्चों के संबंधित चीज़ों के लिए या फिर उनके विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पे अगर कोई काम करना है, कोई परियोजना चलानी है तो उनके हेल्प करने के लिए यूनिसेफ आगे आता है. यूनिसेफ ये भी देखता है कि बच्चों की या फिर जो बच्चों से संबंधित उनके माता हैं, उनके जो गार्जियन हैं जिनको हम कहते हैं अभिभावक हैं, उनकी भी इस तरह की लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा बना रहे, हर विश्व के हर एक कोने में सबको अच्छी हेल्थ मिले, बच्चों को स्पेशली उसमें इनको फोकस किया जाए, ये चीज़ यूनिसेफ देखता है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क में मिलेगा.
ज़्यादातर चीज़ें या फिर आप कहें ज़्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही मिलेंगे। और इसके साथ साथ में क्या है कि यूनिसेफ जो है 1946 से एक सक्सेसफुली काम कर रहा है बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के भलाई के लिए वो काम करता रहा है हमेशा से। और जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर आप कहें जनरल असेंबली में जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब इसके सदस्य हैं। 193 मेंबर्स जो टोटल जनरल असेंबली में मेंबर हैं, सब के सब वो यूनिसेफ के भी मेंबर हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आपका है, जो सीबीएसई ने ऐड किया है आपके सिलेबस में, वो है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यहाँ पर इसका लोगो भी देख सकते हैं, लोगो में कहीं ना कहीं जैतून या फिर आप कहें जो ऑलिव की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आईएलओ में भी ये चीज़ आपको देख सकते हो कि जितने भी मेंबर्स हैं, आईएलओ एक तरह से आप कह सकते हो कि सबसे ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं, जो लीग ऑफ नेशंस के अंडर बना था। और इसमें साथ में क्या था, 1919 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था 1918 में। तो उस टाइम पे हमारे जो लेबर थी या फिर आप कहें जो हमारे इंडिया के अंदर या फिर बाकी कंट्रीज़ के अंदर लेबर की सिचुएशन थी, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिए मिनिमम वेजेस बनाने के लिए, स्पेशली जो वर्कर्स की जो एफिशिएंट चीज़ें हैं, वर्क स्किल है या फिर आप कहें जो उनकी लिविंग कंडीशन है, वर्क प्लेस पे जो सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप कहें उसके लिए एक फुलफिलमेंट इस तरह की होनी चाहिए लोगों की, जिससे कि उनका जो ग्लोबल लेवल है जहाँ पे वो काम करते हैं, वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम करते हैं, वो लेबर स्टैंडर्ड्स बने रहें। ये गाइडलाइंस आईएलओ जो है गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है कि किसी भी देश में किस तरह का जो लेबर है उसको किस तरह की सिचुएशन मिलनी चाहिए, कहाँ पे वो किस माहौल में काम करे, वो चीज़ के लिए एक गाइडलाइंस देना, ऐसी सोशल जस्टिस को एक तरह से इम्पोज करना या फिर आप कहें सोशल जस्टिस को इंश्योर करना आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अक्टूबर 1919 में बनता है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। अब हेडक्वार्टर्स के साथ साथ ये भी देखता है कि जो भी लोग हैं उनकी सेफ्टी रहे, वर्क प्लेस पे आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा हो, सब कुछ अच्छी लाइट हो, प्रॉपर आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिले, इसके साथ में वहाँ पे किसी भी तरह का आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसके साथ साथ आपको जो लिविंग कंडीशन है या फिर आप कहें जो वर्किंग पे जगह पे आपकी जो कंडीशन है वो सेल्फ रिस्पेक्टफुल हो, सब आपका एक तरह से सम्मान करें। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए सम्मान्य ना हो, ये चीज़ ज़रूरी है आईएलओ के थ्रू। इसके अलावा आईएलओ जो है एक नोबल पीस प्राइज़ भी ऑलरेडी 1969 में वो जीत चुका है। वो जीता इस वजह से था कि जो भी फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, पीस है, शांति है, देशों के बीच में बढ़ाया जा सके, ताकि जो काम करने का जो तरीका है या फिर आप कहें जो न्याय है वर्कर्स के लिए वो प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने काम किया। और इन्होंने ये चीज़ काम करी कि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें अच्छा काम हो सके, लोगों को उनको न्याय मिले, वर्कर्स को, साथ में जो उनको तकनीकी सहायता चाहिए लेबर्स को या फिर आप कहें वर्कर्स को, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग अपने अच्छी जगह पे काम करें। और उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया और इसीलिए इनको नोबल पीस प्राइज़ 1969 में प्रोवाइड भी किया गया। ये आपका थर्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो सीबीएसई ने ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट जो आपका है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो फ़िलहाल अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आप इसमें लोगो भी देख सकते हैं, WHO के साथ साथ में आपका यूएन का भी लोगो लगा हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य है तो सीधी सी बात है कि ये सब हमारे हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे काम करेगा। तो सबसे पहले इसका जो स्पेशल चीज़ है वो है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, यूएन के साथ में है, बट ये फंडिंग के बिना भी काम कर सकती है यूएन के अंदर। इसके अलावा ये क्या करती है कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ है, जो हमारी लोक स्वास्थ्य है या फिर आप कहें जो हमारे लोगों की हेल्थ है, उसके बारे में ये काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी के लिए एक तरह से हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ जो है, एक स्वास्थ्य के लिए जो सबसे उच्चतम आप कह सकते हो जो एक मानक है, उसको लेके आना, जो सभी लोगों के लिए इस तरह का एक स्तर बना देना जिससे कि सभी को हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली मिल सके। इसके लिए WHO को बनाया गया था 1946 में 48 में सॉरी 7 अप्रैल 1948 में इसको क्रिएट किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। इसमें फ़िलहाल जितने मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स ऑलमोस्ट इसके जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं।
लेकिन जो WHO है, WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ साथ इनके रीजनल ऑफिस भी हैं, और रीजनल ऑफिस के साथ साथ में ये फील्ड्स पे भी काम करते हैं। फील्ड्स पे काम करने का मतलब है जगह जगह जाके सर्वे करना, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछना, उनको सॉल्यूशन देखना, प्रॉब्लम का एक तरह से प्रॉपर तरह से उनको देखना, ये सब काम WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसके अलावा जो हमारे टेड्रोस हैं वो फ़िलहाल अभी इसके चेयरपर्सन आप या फिर कहें डायरेक्टर जनरल हैं। अभी इसके साथ साथ में ये भी होता है कि हर साल एनुअली जो WHO है उनकी एक काउंसिल है जो हेल्थ के लिए काम करती है, वो हर साल मई में इनकी एक मीटिंग होती है, और उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर या फिर जो भी कंट्री होती हैं उनके मेंबर, उनके हेल्थ मिनिस्टर या फिर आपके हेल्थ संबंधित जो भी मेन पर्सन होता है वो वहाँ पे भाग लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। इसके साथ में जो WHO है, WHO हमारे क्या है कि जितने भी सेवरल पब्लिक इश्यूज़ हैं या फिर पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं उन सबको ये टैकल करने के लिए काम करता है। इनका एक बड़ा अचीवमेंट है जो स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने का है। एलिमिनेशन का मतलब है कि वो दोबारा से नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो एक और बड़ी बीमारी आप कह सकते हो जो पोलियो है, वो एक नियर इरेडिकेशन है, मतलब वो ख़त्म होने के या फिर आप कहें जो उन्मूलन के लगभग करीब पहुंच चुका है। आज अगर हम देखें तो विश्व में 3 से 4 देश ऐसे हैं जिनके वहाँ पर पोलियो होता है, बाकी इंडिया में तो 2014 से ही पोलियो फ्री कर दिया है। मतलब कि जो WHO के एफर्ट्स हैं, जो वैक्सीन है या फिर आप कहें जो टीकाकरण हम जिसको लगाते हैं, जो कोविड-19 में भी चल रहा है, कहीं ना कहीं WHO उस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है कि किसी भी तरह से उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स को तो इरेडिकेट कर चुके हैं, ख़त्म ही कर चुके हैं, बट जो पोलियो है उसको भी ऑलमोस्ट नियर इरेडिकेशन लेके आ गए हैं। वहीं ये चीज़ भी है कि जो इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट किए हैं, जो चाहे इबोला वायरस हो, चाहे अभी फ़िलहाल आप नई न्यूज़ में भी सुन सकते हैं कि HIV के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ आपको वैक्सीन्स बनना नज़र आ रही हैं, कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स बनी, उनका अप्रूवल देना कहीं ना कहीं WHO के हाथ में था। उनके एक अंडर ये आप कह सकते हो कि WHO की एक पावर है जो वर्ल्ड वाइड वैक्सीन्स को अप्रूव करती है कि आप इस प्रॉब्लम के लिए, इस डिज़ीज़ के लिए आप इस वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी यूज़ हो सकता है या फिर नॉर्मल यूज़ हो सकता है, जो हम लोग अभी फ़िलहाल कर भी रहे हैं। इसके अलावा जो करंट प्रायोरिटीज़ हैं फ़िलहाल अभी अगर आप देखें WHO की, वो HIV एड्स के बारे में, इबोला, कोविड-19, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, और जो नॉन कम्युनिकेबल प्लस कम्युनिकेबल जिनको हम कहते हैं संक्रामक और गैर संक्रामक, दोनों संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर फोकस किया हुआ है अभी WHO ने। WHO चाह रहा है कि चाहे वो संक्रामक हो जो हमें छूने से या फिर आप कहें हवा से, पानी से, किसी चीज़ को शेयर करने से फैलती है, और गैर संक्रामक जो टच करने से या फिर किसी की आप साथ बैठने से, खाना खाने से वैसे नहीं फैलती, जैसे कैंसर है, चाहे वो हार्ट अटैक वाली चीज़ें हों, हार्ट डिजीज़ हो, उन सब चीज़ों को आप कहते हैं कि वो गैर संक्रामक हैं। तो इन दोनों संबंधी जो समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड, उन सभी को कहीं ना कहीं हेल्प करना या फिर उनको ख़त्म करना, कर्व करने के लिए WHO अपना सपोर्ट आगे दिखाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है IMF मतलब कि जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी इसमें आपको देख सकते हो कि वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, और इसके साथ साथ में इसमें एक ऐसी चीज़ें हैं कि मॉनेटरी का मतलब होता है जो पैसे संबंधित हो, जो मुद्रा संबंधी चीज़ें हों। तो जो इंटरनेशनल ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखता है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के अंदर लगभग 189 मेंबर्स हैं यहाँ पे, उन सभी मेंबर कंट्रीज़ में सब लोग एक बैलेंस को आप कहें इंजॉय करें, या फिर आप कहें जो एक तरह से फाइनेंशियल मैटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन मैटर्स में आपका जो IMF है वो रोल प्ले करता है कि बैलेंस बना रहे, या फिर कभी ऐसा लगता है किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर ऐसा लगता है कभी कि जो आर्थिक मंदी है या फिर आर्थिक समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, या फिर जो किसी देश की अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, वो डिग्रेड कर रही है, तो उसको बैलेंस में रखने के लिए, विदेशी मुद्राओं का बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जो IMF है वो काम करता है। इसके अलावा ये भी 1945 में बन के रेडी हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन सब कंट्रीज़ का एक तरह से बुरा हाल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी या फिर इंडिपेंडेंट होने वाली कंट्रीज़ थी, उन सब की हेल्प के लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
189 मेंबर्स के साथ में ये काम करता है, लेकिन सभी मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स इक्वल नहीं होते हैं। जो आईएमएफ है वो एक चीज़ को फॉलो करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, एसडीआर को फॉलो करता है, जिसके अंदर ये होता है कि जिसके पास जितना मेंबरशिप या फिर आपका जितना वोटिंग राइट होगा वो उतना ही, जितना ज़्यादा शेयर आप पैसा देंगे यहाँ पे उतना ही आपको क्या होगा, आपका वोटिंग राइट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी अमेरिका की है, लगभग 17.4% वोटिंग राइट उन्हीं के पास में है, क्योंकि ज़्यादा फंडिंग वही करते हैं। और जितना भी फंडिंग होता है या फिर आप कहें जो वोट्स हैं, जो स्पेशल आप कंट्रीज़ का वोट देखेंगे तो अराउंड 8 कंट्रीज़ का ही वोट लगभग 55% पहुंच जाता है। इसमें आपको चाहे वो यूएस हो सकता है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, आप इनको ही अगर इंक्लूड कर लोगे तो 55% इनका वोटिंग शेयर हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया का भी शेयर हम देख लेते हैं। इंडिया का जो फ़िलहाल अभी वोटिंग शेयर है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बाकी और कंपैरेटिवली कंट्रीज़ के ज़्यादा है। 2.44% हमारा वोटिंग राइट है। हम यहाँ से अपने फंडिंग्स भी लेते हैं, हम कुछ जब हमें ज़रूरत होती है। ये चीज़ हमने 11th में भी देखा था जब हमने एलपीजी पॉलिसी को पढ़ा था डेवलपमेंट पढ़ते समय। इसके साथ में हमने ये भी देखा है कि जो एलपीजी है उस पॉलिसी में हम लोगों ने कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली थी। हमने उनसे लोन लिया था, जिस तरह से हमारी जो इकॉनमी की जो स्ट्रक्चर था वो ख़राब होने जा रहा था, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उनको एक तरह से चेंजेस करने के लिए हमने आईएमएफ से कहीं ना कहीं लोन लिया, कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो ये आपका आईएमएफ था। इसके साथ में एक वर्ल्ड बैंक भी है जो आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई 1 मार्क में और अभी क्योंकि फ़िलहाल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इसीलिए वो चीज़ पूछ जा सकती है। तो द वर्ल्ड बैंक या फिर आप कहें विश्व बैंक जो है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं या फिर आप कहें ब्रिटेन वुड्स सिस्टर्स इनको कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ऐसी साथ में बनाई गई थी 1945 में, इनको भी बनाया गया इमीडिएटली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और सिचुएशन जब ऐसा लगा कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो रहा है, आर्थिक असंतुलन हो रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये बनाई गई। चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, दोनों को आप ब्रेटन वुड सिस्टम्स कह सकते हैं। ब्रेटन वुड क्या है, एक जगह है, आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसी प्लेस था जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, शुरू होता है, इसीलिए इनको ब्रिटेन वुड सिस्टम या फिर आप कहें ब्रिटेन वुड सिस्टर्स कहते हैं इनको, जिससे कि इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम फंक्शनिंग करते हैं। 1945 में वर्ल्ड बैंक भी बनता है और ये भी एक इंटरनेशनल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक या फिर आप कहें वित्तीय एक संस्था है, जो ये देखता है कि गवर्नमेंट्स को अगर कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है या फिर ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उन कंट्रीज़ को ये प्रोवाइड करता है। अब लोन और ग्रांट्स में एक अंतर होता है। लोन का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, हो सकता है वो 1% हो, आधा % हो या फिर 2% हो, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा, वो लोन होता है। बट ग्रांट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ फ्री में दे दी गई है। जैसे कि अगर वर्ल्ड बैंक आपको कहे कि भाई ठीक है, हम इंडिया को $100 या फिर 100 आपको करोड़ रुपए या फिर 1000 रुपये आपको हम ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं, ग्रांट के तौर पे दे रहे हैं, जो आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अपने डेवलपमेंट के लिए एंजॉय कर सकते हैं, वो ग्रांट्स होते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो गरीब देश हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो एलडीसीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं फंडिंग करता है, पैसा देता है, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो चाहे वो ग्रांट के फॉर्म में हो। इसके अलावा इनका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए के अंदर है। और इसके साथ साथ ही ये भी काम करता है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो ये देखता है कि जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आपका एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट या फिर आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक उस चीज़ को नोटिस करता है, देखता है। और इसके साथ साथ ये भी देखता है कि जितने भी पॉलिसीज़ हैं उन सब पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी अपना इनकम जो उनका लेवल है वो अच्छे से बढ़े। इसके साथ साथ वो ये भी देखें कि किसी भी तरह से चीज़ें जो उनकी हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर में आ जाएं। इसीलिए ये काम करता है, फोकस करता है जो गरीब देश है उनके ऊपर, ताकि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लेवल पे उनके हिसाब से चीज़ें बराबर रह सकें। ये आपके वर्ल्ड बैंक के बारे में था।
फिर इसके बाद है एक नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन जो बुक में आपके दे रखा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ये आपके वही है 1945 में बन के रेडी हुए थे, लेकिन इस टाइम पे ये क्या था कि ये स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन इसके साइन जो हुआ फॉर्मल वो 1948 में बन के रेडी होता है, पर इसका नाम कुछ अलग होता है उस टाइम पे। 1948 में इसका नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम गेट कह सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी गेट का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं 1 मार्क में कि गेट का फुल फॉर्म क्या है, या फिर WTO किसका सक्सेसर रहा है, किसके नाम के बिहाफ में ये WTO फॉर्मुलेट हुआ और कब फॉर्मुलेट हुआ। WTO बनता है 1995 में 1 जनवरी को, बट इससे पहले जो 1948 में गेट साइन हुआ था, जो ऑलरेडी 1945 से स्टार्ट हो चुका था इसका बनने का प्रोसेस, पर 48 में फाइनली ये साइन होता है या फिर आप कहें इनका काम करना शुरू होता है। तो गेट की जगह पे 1995 में 1 जनवरी को WTO को लेके आते हैं, वो बनता है, ये चीज़ देखता है। अब इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा आपको। इसके साथ साथ में ये क्या इसके फंक्शन क्या है, WTO का ट्रेड है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या फिर रेगुलेशंस हैं या फिर आप कहें जो ट्रेड के इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बीच में बैलेंस बनाना, उसको एक तरह से रेगुलेशन करना, उनको रेगुलेट करना, गाइडलाइंस जारी करना, ये सब काम कौन करता है, आपका WTO करता है। अब WTO में क्या होता है कि वैसे तो यहाँ पे इक्वली चीज़ें हो सकती हैं, सभी मेंबर्स जो हैं लगभग 164 मेंबर्स हैं यहाँ पर, सभी मेंबर्स की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है या फिर आप कहें जो ज़्यादा प्रभाव है वो आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ का मिलेगा, या फिर जो विकासशील जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं कभी कभी विकसित देशों की बातों को ज़बरदस्ती मानना पड़ता है वो चीज़ें, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि WTO में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। कभी कभी जो बड़ी देश हैं, बड़ी शक्तियां हैं, उनके हित पूरे करने के चक्कर में WTO कभी कभी विकासशील देश या फिर जो LDCs हैं उनके डेवलपमेंट को कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर आप कहें कि वो कभी कभी इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाते हैं, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये WTO के बारे में था। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है IAEA है, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है। ये आपको दिखा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे है कि जो भी एनर्जी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली, उसका आप यूज़ जो कर रहे हैं वो पीसफुल मैनर में कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखा जाता है। आप जो भी आप काम कर रहे हो एनर्जी से संबंधित, वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो पीसफुल मैटर के लिए कर रहे हैं, किसी देश को ख़त्म करने के लिए या फिर आप बदला लेने के लिए उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये देखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये 1957 में बन के रेडी हुआ। इसका आप अगर हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रिया के वियना में मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी देखता है कि जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है उन दोनों को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और रिपोर्ट प्रेजेंट करने के साथ ये बताता है कौन सा कंट्री न्यूक्लियर वेपन के लिए सही से काम कर रहा है, उसको पीसफुल मैनर में प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी देखते हैं कि जो भी कंट्री अगर मान लेते हैं जो प्रॉपर तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन का काम नहीं कर रही है, तो ये जनरल असेंबली और UN सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं, और उस रिपोर्ट के तहत UN सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी तरह से किसी न कंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है। तो कहीं ना कहीं जो IAEA है वो सपोर्ट करता है, सब्सिडरी है एक तरह से, हेल्प करती है IAEA, जिससे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, हेल्प कर सके। इसके अलावा ये भी देखता है कि किसी भी तरह से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं उन सबको कहीं कोई इलीगली या फिर उसका मिसयूज़ ना करे और उसका प्रॉपरली सेफ मैनर में उसका यूज़ किया जाए, इसीलिए चीज़ें की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है वो आपके दो एक और NGOs के बारे में है, जो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है और नेक्स्ट आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। इन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना है जो मेनली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतलब है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है ये, इट्स एन NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये देखता है कि जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड जो काम होते हैं उनके अलावा जो काम करें उसको हम NGOs कहते हैं। और NGO का मतलब है कि ये सेल्फ फंडिंग काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है बट मेनली अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं।
और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको यूके में मिलेगा। इसके साथ साथ में ये फोकस जो इनका है वो मेनली ह्यूमन राइट्स रिलेटेड चीज़ों पे है, जो मानवाधिकार संबंधी हैं, चाहे वो रिफ्यूजी मान के संबंधित हों, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे कोई भी हो, जो ह्यूमन राइट रिलेटेड चीज़ें होंगी वो एमनेस्टी इंटरनेशनल देखेगा। इसके अलावा ये भी देखता है कि जो पर्सन है, जो इंसान है, वो हर तरह से ह्यूमन राइट्स को आगे लेके जाए और आगे बढ़ाए, जिसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने साइन किया हुआ है, जिससे कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर आप कहें जो भी यंत्र हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, कुछ पेपर्स पब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को, जिससे कि ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या फिर जो कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो सब अपने पॉलिसीज़ को अच्छे से देख सकें। तो कभी कभी ऐसा मुद्दा उठता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो गवर्नमेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करता है कि ये जो भी गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ हैं, जो उनके अत्याचार हैं या फिर जो कमियां हैं सोसाइटी में, उसको कभी कभी उजागर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो हमारे रिपोर्ट्स कोई भी अगर निकाल रहा है तो वो रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव चीज़ें दिखाती है कि हमारी कहाँ कमी है, कहाँ हमें रिफॉर्म करना चाहिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वो भी ये हमारे ह्यूमन राइट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन करती है, उनके लिए रिपोर्ट्स हमें पब्लिश करती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो आपका है वो है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसको आप बोल सकते हैं मानवाधिकार से संबंधित जो एक वॉच बनाया गया है। ये भी एक एनजीओ है, ये भी एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा। इसके साथ ही जो आपका जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ये भी देखता है कि जो भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या फिर कहें गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए ये भी यही काम करता है। ह्यूमन राइट्स के संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन की जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स वॉच देखता है। इसके अलावा ये भी देखता है कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो भी चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, माइग्रेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं या फिर विमेन हैं, या फिर जो ऐसे इंसान जिनकी खुद की हेल्प वो खुद से नहीं कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच आता है। और वो ये देखता है कि जैसे भी लोग हैं उनकी हेल्प हो, उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। इसके साथ साथ एक कैंपेन्स करते हैं, बहुत सारे सर्वेस करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ये लोग काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जिस तरह से भी चीज़ें हों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बच्चों के लिए चाइल्ड सोल्जर जो होते, छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती सेना में भेजना, उन सब से संबंधित चीज़ों को भी रोकने के लिए ये काम करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ साथ में बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर आप कहें जो एनजीओज़ हैं, वो ये देखते हैं कि किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कोई भी कंट्री या फिर कोई भी गवर्नमेंट ना करे, ताकि सभी के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। ये हमने भी हमारे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में पढ़ा। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा वो आपके रिफॉर्म्स के बारे में रहेगा, और इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के क्या क्लेम्स हैं या फिर आप कहें इंडिया के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू सो मच।